Hello friends, today I am going to discuss on present continuous tense of present tense। मतलब कि प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पर मैंने चर्चा किया और उसमें बहुत ही सहज तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से जो उसके रूल्स थे उसको मैंने समझाया। आप उसको समझ गए होंगे, तो मैं उसको कवर करने के पश्चात अब आपको जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में हम चर्चा करेंगे, ताकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के जितने भी सेंटेंस होते हैं, जितने उसमें सेंटेंस हो सकते हैं, सबको आप आसानी से हल कर लिए और आपकी स्पीकिंग जो है इन्फ्लुएंट हो जाए, आपकी स्पीकिंग जो है बहुत फास्ट हो जाए, बहुत तेज़ हो जाए। आप किसी भी सेंटेंस को बोलने, किसी भी सेंटेंस को समझने, किसी भी सेंटेंस को प्रयोग करने में किसी प्रकार से जो है प्रॉब्लम, किसी प्रकार से हेजिटेशन फील न करें। तो आइए हम चर्चा करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। जैसा कि आप इसकी हिंदी जान लीजिए, अपूर्ण जो है इसकी हिंदी होती है अपूर्ण वर्तमान काल, या इसको प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है, अपूर्ण वर्तमान काल, ये इसकी हिंदी मानी गई है। अपूर्ण को आप समझ ही रहे होंगे कि अपूर्ण क्या क्या मतलब होता है। मतलब कि जो चीज़ें पूर्ण हो, इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है, इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। जैसा कि आपको मैं दूसरा नाम प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी इसको जाना जाता है, लेकिन आपको केवल और केवल इसको जानना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है। द वर्क विच हैज़ बीन कंप्लीटेड इन दैट सेंटेंस, द सेंटेंस डज नॉट कंप्लीट इट्स मीनिंग। So I'm sorry, the sentence does not complete, so the work is being gone। मतलब कि जो कार्य है वो शुरू होता रहता है। The work is being started, मतलब कि जो कार्य है वो क्या होता रहता है, इसलिए इस वाक्य को अपूर्ण वर्तमान काल कहा गया है। जैसे पानी बह रहा है, there is no complete work, there is no finishing, मतलब इसमें किसी प्रकार की पूर्णता नहीं है, किसी प्रकार की परिपक्वता नहीं है। मतलब कि जो पानी है वो बह रहा है, वो खाना खा रहा है। सो ही इज ऑलवेज कंटिन्यूसली, ही इज कंटिन्यूसली ईटिंग, मतलब वो लगातार खाना खा रहा है। सो देयर इज नो लिमिटेशन, देयर इज नो एनी स्टॉप, मतलब उसमें किसी प्रकार से विराम नहीं है। सो द वर्क इज ऑलरेडी इन कंटिन्यूस सिस्टम, सो इट इज कॉल्ड आल्सो कंटिन्यूस, अपूर्ण वर्तमान काल। तो इसको हम प्रारंभ करने से पहले, इसका हल करने से पहले, इसके एक्सरसाइज को हल करने से पहले हम आपको पहले उसकी पहचान के बारे में चर्चा करेंगे। कैसे, हाउ विल यू आइडेंटिफाई इट इज़ कंटिन्यूस, हाउ विल यू आइडेंटिफाई, हाउ विल यू श्योर, हाउ विल यू प्रूव दैट इट इज़ कंटिन्यूस, इट इज़ परफेक्ट, इट इज़ इंडेफिनिट। सो ऑल ऑफ फर्स्ट यू शुड नो अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ that tense present continuous। So here I am starting। वाक्य के अंत में पहले आप लिख लीजिए, वाक्य आपको इसको उतार सकते हैं। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, बस हो जाता सही। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ऐसा भी आ सकता है, रहा हूँ इत्यादि शब्द आते हैं। आई मीन टू से दैट देयर आर 4 आइडेंटिफिकेशन इशूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। जैसा कि आप पहचान में देख सकते हैं कि क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं। जैसा कि इसके लिए बताया गया था, मैंने पिछले वीडियो में ये चर्चा किया था कि रहा, रही, रहें, it is the identification words of, it is the identifications of continuous। So if the present is adding, present has been written before continuous, so it is called the son of present tense, so it is continuous tense, so it is present continuous tense। सो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये शब्द आते हैं।
तो जैसा कि मैंने बताया कि ये रहा शब्द जो होता है ये सभी सारे कॉन्टिन्यूस की पहचान होती है। मतलब कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चाहे प्रेजेंट हो, कॉन्टिन्यूस चाहे पास्ट हो, कॉन्टिन्यूस चाहे फ्यूचर हो। बट इफ़ यू हैव रिटेन present before continuous, past before continuous, future before continuous, so it is also related, it is also related to वर्तमान काल, it has also related to भूतकाल। मतलब कि जब आप उसको प्रेजेंट से जोड़ दोगे, पास्ट से जोड़ दोगे, फ्यूचर से जोड़ दोगे तो वो उस टेंस का हो जाएगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना, प्रेजेंट टेंस एज ए ग्रैंडफादर, ही हैज़ 3 सन्स, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो इस प्रकार से आप पीछे मत जाइए, पीछे मैंने डिटेल किया है। तो यहाँ पर इसकी पहचान क्या हो गई, रहा है, रही, रहे। अब देखिए अनुवाद करने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है कि उसकी सहायक क्रिया क्या होती है। इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, इज, एम, आर। ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप सहायक क्रिया नहीं जानते हैं, इफ़ यू आर अननोन अबाउट द हेल्पिंग वर्ब ऑफ दैट टेंस, so you cannot solve easily any sentence, you will make any mistake by unknown ability, मतलब अज्ञानता के कारण जो है आप वहाँ पर सहायक क्रिया नहीं जानते हैं, दूसरी की तीसरी सहायक क्रिया लिख देंगे, वाक्य जो है गलत हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सेंटेंस कितने होते हैं, इसमें हर में वही सेंटेंस होंगे भाई, पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो अब आप सहायक क्रिया जान गए। सहायक क्रिया को मैं कैटेगराइज कर देता हूँ, ही, सी, इट, आई इसके साथ एम होगा। अब इसको जो है इसको मैंने 3 कर दिया, वी, यू, दे। यू कैन राइट इट, द मिस्ट्री ऑफ द यूजिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रियाओं के रहस्य को, उसके प्रयोग को आप जान सकते हैं, लिख सकते हैं। लिख लेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। और अब हम शुरू करते हैं कि ये इसमें पॉजिटिव सेंटेंस का क्या नियम होता है। अब हम दिखाएंगे आपको कि पॉजिटिव सेंटेंस का क्या नियम होता है। पॉजिटिव को क्या कहते हैं, अफर्मेटिव कहते हैं। इससे ये मत सोचिए कि अफर्मेटिव नहीं सर लिख रहे हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस दूसरा हो जाएगा, नहीं। दिस इज़ द सेम मीनिंग ऑफ पॉजिटिव एंड अफर्मेटिव। इसमें होगा सर्वप्रथम, मैं इसके नियम को लिख दे रहा हूँ, आप चाहो तो नियम लिख सकते हो। सर्वप्रथम कर्ता, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, द फर्स्ट स्टेज ऑफ कर्ता। तत्पश्चात सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया को मैं यहाँ इसलिए इंक्लूड कर दे रहा हूँ कि सहायक क्रिया, अब जो सहायक क्रिया होगी उसको आप लिखेंगे। सर्वप्रथम कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसमें एक दूसरा रूप आता है आईएनजी प्लस कर्म। ये जो है पॉजिटिव सेंटेंस का नियम होता है। तो आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। 3 सहायक क्रिया होती हैं, इज, एम, आर। आप देख सकते हैं आई के साथ एम होता है, ही, सी, इट के साथ इज होता है, या कोई एक वचन करता रहेगा तो उसके साथ भी इज ही होगा। वी, यू, दे के साथ आर होता है, या कोई बहुवचन करता होगा तो उसके साथ भी आर होगा। यस, सो आई मीन टू से दैट all of first you should know the helping verb of that tense, you should know about the rules of that tense, you should know about the आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट टेंस। आप उस वाक्य के मतलब उस टेंस के पहचान को, सहायक क्रिया को, ये सब चीज़ों को आपको जानना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक पहचान, एक सहायक क्रिया दूसरे टेंस से मिल जाती है तो वहीं पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे और वाक्य को पूर्ण रूप से हल नहीं कर पाएंगे। जब आप वाक्य को हल नहीं कर पाएंगे तो आप उसके बारे में और आगे नहीं सोच पाएंगे और आप क्या हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। सो इफ़ यू नो मच सेंटेंस to solve, to translate in English, to translate in any language, so you will be frustrated, then you will not try to write something, they will not try to solve some rest sentences of that tense। तो अब जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, गलत कर देंगे तो आप आगे नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या जानना चाहिए कि उसकी सहायक क्रिया क्या होती है, उसकी पहचान क्या होती है। इसके बाद आप उसके नियम को, उसके रूल्स को जानिए, इसके बाद वाक्य को आप हल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तुम स्कूल जा रहे हो, तुम स्कूल जा रहे हो, बहुत सरल सा वाक्य है। अब देखिए, आपने यहाँ देखा कि तुम स्कूल जा रहे हो,
अब ये वाक्य आपके सामने आ गया। अब आप इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे ये आपको तय करना है कि ये किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। अब सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या खोजना पड़ेगा, सेंटेंस। सबसे पहले क्या आप सेंटेंस खोजेंगे कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। दिस इज़ द फर्स्ट रूल्स, दिस इज़ द फर्स्ट इशू टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, टू सॉल्व एनी सेंटेंस। इफ़ यू डोंट नो, इफ़ यू आर अननोन अबाउट व्हाट काइंड्स ऑफ सेंटेंस इट इज, ये किस प्रकार का वाक्य है, यदि आप नहीं जानते हैं तो आप क्या करेंगे, पॉजिटिव का रूल्स निगेटिव में, निगेटिव का रूल्स पॉजिटिव में आप लगाएंगे, वाक्य क्या हो जाएगा, बिल्कुल और बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, मैंने बताया है पॉजिटिव सेंटेंस का क्या मतलब होता है, जिसमें कार्य को स्वीकार किया जाता है। निगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब होता है, जिसमें कार्य को नकार किया जाता है। प्रश्नवाचक सेंटेंस क्या होता है, जिसमें कोई न कोई प्रश्न का इशू रहता है, कोई प्रश्न रहता है। तो आपने इसको क्या किया, आइडेंटिफाई किया। इसमें कर्ता क्या आया है, यू। यू के साथ क्या होगा, यहाँ मैंने कैटेगराइज कर दिया है, ये यू है, ये वी है, ये दे है, तो इसके साथ क्या होगा, यू आर। यहाँ पर कौन सा है क्रिया आएगी, आर, यू आर प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। जाने की अंग्रेजी होती है गो, उसमें आई एन जुटेगा। गोइंग कहाँ जा रहा है, टू स्कूल, जाने के लिए टू होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्कूल बन गया। तो इस प्रकार से आप ये देख रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है पॉजिटिव सेंटेंस कितना सरल है। इट इज़ वेरी इजी टू नो, टू अंडरस्टैंड, टू सॉल्व। ये मतलब जानने, हल करने और समझने में बहुत ही सरल है। तो मैंने बताया था कि वाक्यों को आप एक्सरसाइज में लीजिए, वाक्यों को रोज़ यूज करिए, यूज वाले एटमॉस्फेयर में आप रहिए। आपको रूल्स को बहुत हार्डली, बहुत मतलब कि डिफ़िकल्टी तरीके से, बहुत कठिनाई तौर पर आप उसको बहुत रटने की ज़रूरत नहीं है। आप रटने वाला काम मत करिए। आप कौन सा काम करेंगे, आप उसको यूज का काम करेंगे, उसको प्रैक्टिस का काम करेंगे। तो आप यू विल नोन अ स्टूडेंट, यू विल नोन टीचर ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश। तो आप अंग्रेजी भाषा के मास्टर हो जाएंगे, विद्यार्थी हो जाएंगे। तो अब आप दूसरा वाक्य देखिए, वह एक गीत गा रही है। देखिए यस वाक्य। अब आ जाइए, रहा है, रही है ना इसमें, इसलिए जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आपने तुरंत इसको इशू बनाया कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। इसमें सर्वप्रथम कर्ता क्या है, सी। इसके बाद इसके साथ क्या होगा, इधर आप देख सकते हैं, इसके साथ क्या होगा, इज। सी इज सिंगिंग, सिंग होता है गाना, तो उसमें आई एन जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग ए सॉन्ग। आप देख सकते हैं बहुत सरल है। तो इस प्रकार ने आपने ये देखा कि वाक्य जो है उसमें जो पॉजिटिव सेंटेंस का जो नियम है, वो पॉजिटिव सेंटेंस कैसे वाक्य हल किया जा रहा है, उसमें क्या क्या शर्तें हैं, उसमें क्या क्या मान्यताएं हैं, क्या क्या रूल्स उसमें हैं, आप इसको देखिए। तो इस प्रकार से हमने जो है टेंस को, कंटिन्यूअस टेंस को मतलब आज डिस्कस किया। मैंने कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस पर मैंने डिस्कस किया। और पॉजिटिव सेंटेंस के जो रूल्स हैं, पॉजिटिव सेंटेंस की जो पहचान है वो बहुत ही सरल है। अब आप कोई भी वाक्य मतलब इस रूल्स के सहारे, इस रूल के माध्यम से आप कोई भी वाक्य, कितना बड़ा वाक्य हो, आप उसका अनुवाद कर सकते हैं और बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ, एक दूसरा वाक्य मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें तीसरा वाक्य आप देखिए कि जैसे इसमें हो कि उसके पिताजी आज, देखिए लंबा वाक्य लिखा, आज ताजमहल देखने आगरा जा रहे हैं, आगरा जा रहे हैं। कितना बड़ा वाक्य हो गया, कुछ घबराने की बात नहीं है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दिस सेंटेंस टू सॉल्व, मतलब इसको हल करने में कोई परेशानी नहीं है। अब आप यहाँ पर खोजिए करता क्या है, उसके पिताजी। उसके पिताजी की अंग्रेजी क्या होगी, हिज फादर। अब हिज फादर को आप क्या करेंगे, यूज कर लीजिए। अगर आपको कन्फ्यूज हो रहा है इट इज़ प्लूरल नंबर और इट इज़ सिंगुलर नंबर, सो ऑल ऑफ फर्स्ट यू शुड यूज दिस वर्ड विच वर्ड हैज़ कम इनटू द सेंटेंस। जो वाक्य में शब्द आया है उसको आप प्रयोग कर लीजिए, उसका पिताजी, सो दैट यू हैव गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ हिज फादर। हिज फादर मीन्स सिंगुलर नंबर।
सो यू विल राइट हियर इज, हिज फादर इज, अब जा रहे हैं गोइंग, गो का ING, हिज फादर इज गोइंग। अब देखिए इसमें थोड़ा सा वाक्य लंबा होगा तो जो मतलब कि व्याकरण के जो और रूल्स के वाक्य होते हैं, जो और नियम के वाक्य होते हैं वो आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखने शब्द जो है वो इन्फिनिटिव है। कौन सा है? इन्फिनिटिव है। योर फादर, हिज फादर इज गोइंग टू सी द ताज, हिज फादर इज गोइंग टू सी द ताज, उसके पिताजी, और इसमें और एक शब्द आया है आज, उसके पिताजी आज ताजमहल देखने, यहाँ क्या है? आज, टुडे बन गया। अब ये गोइंग के बाद जो कर्म आया है वो इन्फिनिटिव है, मतलब ये जो इन्फिनिटिव होता है, यूज ऑफ इन्फिनिटिव जो आप पढ़ते हैं, मुख्य क्रिया से पहले टू का प्रयोग, वो ऑब्जेक्ट का भी काम करती है, सब्जेक्ट का भी काम करती है, तमाम प्रकार उसका यूज जब हम बताएंगे तो आपको हम समझाएंगे ये टू सी क्यों हो गया। टू सी यहाँ पर इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव वो क्रिया होती है जिसका रूप कभी नहीं परिवर्तित होता है और उसके पहले टू आ जाता है। और वैसे भी आप मान लीजिए कि सारे क्रियाओं से पहले टू है जो वो, लेकिन वो अंडरस्टूड इसलिए है क्योंकि आप उसको रूप, उसका रूप जो है प्रोवाइड करते हैं, उसके रूप को लिखते हैं, इसलिए टू हटा रहता है हमेशा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आप किस प्रकार से पॉजिटिव सेंटेंस को आपने देखा, उसका एग्जाम्पल देखा, उसको हल करने के तरीके आपने देखे, उसको रूल्स के देख, उसको जो रूल्स उसका है उसको आपने देखा, उसकी सहायक क्रिया को देखा। और हम अब इसी क्रम में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के क्रम में अब हम आपको ले चलते हैं किसमें? पॉजिटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के निगेटिव सेंटेंस में। अब हम निगेटिव सेंटेंस का जो रूल्स है, उसके जो रहस्य हैं, वो कैसे हल किया जाता है, उसमें कितने प्रकार के निगेटिव होती हैं, नेवर का प्रयोग कैसे किया जाता है, नेवर के साथ सहायक क्रिया आती है कि नहीं आती है, इस पर हम चर्चा करते हैं। आप देखते रहिए। तो अब हम चर्चा करेंगे निगेटिव सेंटेंस पर। तो इस प्रकार से आप देखते रहिए, हम आपको इंट्रोगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस में निगेटिव सेंटेंस की चर्चा कर रहे हैं। निगेटिव सेंटेंस को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये होता है आपका निगेटिव सेंटेंस। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि वाक्य कितने प्रकार से लिखे जाते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। ये तीनों सेंटेंस आपको प्रयोग करने के लिए आते हैं। किसमें? मतलब हर टेंस में, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, सब में जो है पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं। तो यहाँ पर हम निगेटिव सेंटेंस की चर्चा करते हुए उसके जो नियम हैं उसको हम लिख रहे हैं। नियम क्या है? उसमें है सर्वप्रथम कर्ता, ये जेन्युइन सी बात है। सर्वप्रथम कर्ता प्लस सहायक क्रिया, कर्ता के बाद क्या आएगी? सहायक क्रिया आएगी। सहायक क्रिया में एक सहायक क्रिया आएगी, डू आएगी, या तो इज, एम, आर, तीन सहायक क्रिया होती हैं, तीनों में से एक ही सहायक क्रिया आएगी। जैसा कि कितनी सहायक क्रिया होती हैं? तीन सहायक क्रिया होती हैं। आप तीनों सहायक क्रिया को लिख सकते हैं, जान सकते हैं। इज, एम, आर, इसका क्लासिफिकेशन मैंने बताया है आपको, ये कितनी होती हैं? तीन। तो सर्वप्रथम कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ये है नियम। ING प्लस कर्म, ये नियम होता है, प्लस अन्य कर्म जो भी होते हैं लिखे जाते हैं। तो आप अब निगेटिव सेंटेंस को देखें कि निगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से वाक्यों के नियम के अनुसार, मतलब निगेटिव सेंटेंस के नियम के अनुसार किस प्रकार से हल किए जाते हैं और उनका जो है समायोजन कैसे होता है, वाक्य कैसे हल किया जाता है, इसको आप देखिए। तो आप देख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में निगेटिव सेंटेंस देख रहे हैं। तो निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत जो वाक्य हैं उसको हम हल करते हैं। जैसे है चपरासी, वाक्य देख लीजिए। चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है, चपरासी घंटी नहीं बजा, यहाँ होगा नहीं बजा रहा है। अब यहाँ होगा कुछ विद्यार्थी
कुछ विद्यार्थी कक्षा में शोर नहीं कर रहे हैं। कक्षा में शोर नहीं कर रहे हैं। ये वाक्य हो गया। एक और आप देखिए, माताजी पूजा नहीं कर रही हैं। नहीं कर रही हैं। यह नौकर बाजार नहीं जा रहा है। यह नौकर बाजार नहीं जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 सेंटेंस लिखे गए हैं। अब 4 सेंटेंस में जो मैंने सहायक क्रिया है, जैसे ये चपरासी है, कुछ विद्यार्थी हैं, माताजी है, यह नौकर है। अब इनको जो है कर्ता जब आप लिखेंगे तो इनको ये भी देखना पड़ेगा कि एक वचन का प्रतीक है कि बहुवचन का प्रतीक है, एक वचन में है कि बहुवचन में है। तो इस प्रकार से जो एक वचन रहेगा उसके साथ क्या होगा, इज होगा। जो बहुवचन रहेगा उसके साथ क्या होगा, आर होगा। यहाँ पर सिंगुलर नंबर, यहाँ पर प्लूरल नंबर और यहाँ पर आई, इतने के साथ, इन लोगों के साथ ऐसे प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार से आप देखते रहिए। अब हम इनको हल करने जा रहे हैं। अब चपरासी की अंग्रेजी क्या होती है, यहाँ पर क्या बता रहे हैं, सर्वप्रथम क्या लिखा जाएगा, कर्ता। चपरासी की अंग्रेजी होती है द प्यून। अब आप वाक्य को कह के देख लीजिए। द प्यून एक वचन है कि बहुवचन है, द प्यून एक वचन है ऑलरेडी। तो जब प्यून एक वचन है तो उसके साथ क्या होगी, इज होगा। द प्यून इज, अब नॉट आएगा ही आएगा। द प्यून इज नॉट रिंगिंग, द प्यून इज नॉट रिंगिंग द बेल। वाक्य बन गया। आप देख रहे हैं कि नेगेटिव सेंटेंस क्या नियम है, सर्वप्रथम कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर नॉट होना चाहिए। सर्वप्रथम कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस कर्म, ये नियम है। तो आप देख रहे हैं कि नेगेटिव सेंटेंस कितना सरल है, इसको कितने आसान तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम दूसरे वाक्य पर चर्चा करेंगे। दूसरा वाक्य क्या है, चाहे वाक्य जितना बड़ा हो, यदि आप कर्ता क्रिया कर्म को पहचानते हैं, कर्ता क्रिया कर्म को आप जानते हैं, आप नियम पूरा जान लीजिए, नियम पूरा रट लीजिए, बट यू डोंट नो, यू आर अननोन अबाउट द सब्जेक्ट विच है कम इनटू द सेंटेंस। आप वाक्य में आए हुए कर्ता को आप नहीं जानते हैं, पूरा आपने नियम रट लिया है, आप किसी भी प्रकार से वाक्य को हल नहीं कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ फर्स्ट यू शुड नो, यू शुड आइडेंटिफाई ऑल दीज इशूज, ऑल दीज पॉइंट्स, all these issues, all these points are all the words which have come into the sentence karta kriya karm, या according to parts of speech you should know all the words which words are at in the view of the grammar, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। मतलब इन 8 शब्दों को आप जानिए। तो 8 शब्दों को जब आप विभेद करेंगे, उनको जो है विभक्त करेंगे, तो सारे चीज़ों को आप जान जाएंगे, क्या कर्ता कौन होता है, क्रिया क्या होती है, कर्म क्या होता है। तो इस प्रकार से आप नेगेटिव सेंटेंस में ये देख रहे हैं किस प्रकार से कर्ता क्रियाकर्म को जोड़ करके कर्ता क्रियाकर्म की जो यूसेज है, कर्ता क्रियाकर्म का जो सेटिंग पॉइंट है, जो सिस्टम है, सेटिंग सिस्टम हो, वो कैसे है। तो अब आप देखते हैं कुछ विद्यार्थी, अब यहाँ लिखा जाएगा सम स्टूडेंट्स। ये चूँकि अब सम स्टूडेंट्स माने कुछ विद्यार्थी क्या हो गए, बहुवचन हो गए। तो जब बहुवचन हो गए तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। सम स्टूडेंट्स आर नॉट। अब यहाँ पर है शोर मचाने की जो अंग्रेजी होते हैं उसमें आईएन जोड़ दो, आर मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। आप ग्रामर देख रहे हैं, ग्रामर के नियम को देख रहे हैं, ग्रामर के अनुसार आप वाक्यों को हल कर रहे हैं। इसलिए जो ग्रामर है वो बहुत सरल भी होता है, और यदि आप नहीं जानते हैं, आप उसके बारे में आपको बहुत ज्ञान नहीं है, तो व्याकरण बहुत टफ भी होता है, बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा
कि वाक्य चाहे जितना बड़ा हो, आप उसमें कर्ता क्रिया कर्म को पहचानिए। बार बार मैं बताता हूँ, कर्ता माने जिसके बारे में बात की जाए, क्रिया माने जो उस बात को पूरा करे, और कर्म माने जो उस बात को सपोर्ट करे। तो यहाँ पर कर्ता क्रिया कर्म का इशू है, कर्ता क्रिया कर्म को यहाँ पर लिखा गया है। अब यहाँ पर माता जी पूजा नहीं कर रही हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द मदर। माता जी अर्थात द मदर, एक वचन होती है माता जी, सभी लोग जानते हैं। तो इनके साथ क्या होगा, द मदर के साथ क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। द मदर इज नॉट वर्शिपिंग। वर्शिप मीन्स होता है पूजा करना। जब वर्शिप होता है पूजा करना तो उसी में ING जुड़ जाएगा, वर्शिपिंग। द मदर इज नॉट वर्शिपिंग। माता जी अगर यहाँ रहता कि मंदिर में पूजा नहीं कर रही हैं, तो मंदिर शब्द बाद में आ जाएगा। द मदर इज नॉट वर्शिपिंग इन द टेम्पल। मतलब वाक्य चाहे जितना बड़ा हो, कर्ता क्रिया कर्म को आप पहचानते हो, कर्ता क्रिया कर्म को आप जानते हैं, कर्ता क्रिया कर्म के प्रयोग को जानते हैं, उनके स्थान को यदि आप जानते हैं, तो वाक्यों को हल करने में किसी प्रकार की कोई डिफ़िकल्टी, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने जैसा कि बताया कि यदि आप कर्ता क्रिया कर्म को ही नहीं पहचानते हैं, यू कैन नॉट स्टार्ट टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, टू सॉल्व एनी सेंटेंस ईजिली। आप किसी भी वाक्य को आराम से हल करना प्रारंभ भी नहीं कर सकते कि आप कैसे किस प्रकार से वो प्रारंभ किया जाए। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि निगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से नियम है। मैं जैसे अगर ये हो कि यह नौकर बाज़ार नहीं जा रहा है, यह नौकर बाज़ार नहीं जा रहा है, तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि तो आप देख रहे हैं कि यह नौकर बाज़ार नहीं जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो दिस एंड दैट, यूज ऑफ दिस एंड दैट, इट इज कॉल्ड आल्सो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, मतलब ये संकेतवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ पर दिस जो है वो एक वचन का प्रतीक होता है। जैसा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन होता है उसका जो एक वचन और बहुवचन होता है, जैसे दिस है वो एक वचन है और दैट जो है वो भी बहुवचन है, एक वचन है। अब इसका जो एक वचन और बहुवचन में दिस का बहुवचन होता है दीज और दैट का बहुवचन होता है दोज। तो यहाँ पर आप जो दिस लिखने जा रहे हैं वो किसका प्रतीक है, एक वचन का। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, दिस सर्वेंट इज नॉट। अब यहाँ क्या हो जाएगा, नॉट। दिस सर्वेंट इज नॉट गोइंग टू बाजार, मार्केट लिख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से आपने देखा कि निगेटिव सेंटेंस का नियम है। जैसे अब ये अगर आ जाए कि मतलब इसमें निगेटिव भी आ जाए, इन्फिनिटिव भी आ जाए, तो आप इन्फिनिटिव का प्रयोग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे वो स्कूल वो जो है आगरा जो है वह ताजमहल देखने आगरा नहीं जा रहा है, तो आप इस प्रकार से अगर वाक्य में इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ हो तो आप इन्फिनिटिव को मुख्य ING के बाद, जेरेंड के बाद आप टू के बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, देखने, ना, सब जिसमें आता है वो इन्फिनिटिव माना जाता है। तो अब आप देख रहे हैं कि निगेटिव सेंटेंस में जो आपने 4 सेंटेंस हल किया, इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ में जो है एक वचन आए हैं, कुछ में बहुवचन आए हैं, कुछ को जो है कुछ में जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस आया है वो एक वचन का प्रतीक है। तो इस प्रकार से ये ज़रूरी नहीं होता है कि प्रत्येक निगेटिव सेंटेंस में या पॉजिटिव सेंटेंस में प्रत्येक जगह जो है आपके यही पर्सनल प्रोनाउन या यही जो है जो मतलब पर्सनल प्रोनाउन के जो एक वचन बहुवचन है वही नहीं आएंगे। ये जरूरी नहीं है, जैसे मैंने बताया है ना कि ही सी इट या एक वचन करता रहेगा तो उसके साथ ईच के साथ नॉट होगा। एक वचन का मतलब ही सी इट के अलावा भी जो करता होते हैं, अगर वो एक वचन करता है, जैसे द मदर है वो हमेशा एक वचन होगी, द फादर है वो हमेशा एक वचन होगा, माई ब्रदर है, ब्रदर तो एक वचन होगा, माई ब्रदर्स हो जाएंगे तो बहुवचन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से एक वचन और बहुवचन के जो अंतर हैं उसको आपको ध्यान में रखना होगा। यदि एक वचन है तो उसके साथ इज होगा, यदि बहुवचन है तो उसके साथ आर होगा। और इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में केवल और केवल आई के साथ यम होता है। देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन इज एंड आर, सो यू कैन नॉट यूज आर विथ आई, यू कैन नॉट यूज इज विथ आई, मतलब आई के साथ इज, आई के साथ आर आप कभी नहीं प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर इसको 3 कैटेगरी में रखा गया है सहायक क्रिया को, मतलब ये बताया गया है कि ही सी इट के साथ इज हो जाएगा, आई वी के साथ आर हो जाएगा, यम के साथ सेपरेटली मतलब अलग से क्या हो जाएगा, आई के साथ सेपरेटली अलग से ही आई के साथ यम का प्रावधान किया गया है। जैसे यहाँ पर अब मैं जो है यहाँ पर एक वाक्य में लिखता हूँ कि मैं स्कूल
नहीं जा रहा हूँ। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया है, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने बताया था, जैसे अभी इसके पहले में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई को जो है बहुवचन की कैटेगरी में रख दिया गया था, लेकिन आई को हमेशा एक वचन का प्रतीक माना जाता है। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक वचन और बहुवचन से भिन्न जो है आई का प्रयोग हुआ है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पर देखिए, आई को एक वचन और बहुवचन से बहुत दूर रखा गया। आई के साथ क्या किया गया, यम का प्रयोग किया गया, न कि आर, न कि इज। इस प्रकार से आप निगेटिव सेंटेंस को देख रहे हैं। निगेटिव सेंटेंस जो है मैंने कंप्लीट किया, और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोगेटिव, चूँकि इंट्रोगेटिव थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए उसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में क्या थारोली मतलब पूर्ण रूप से उसको जो है डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो है अगले वीडियो में हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।